नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुशासन बाबू के बिहार में इस समय सुशासन की गंगा बह रही है। अपराधी आते हैं अस्पताल में, आराम से तमंचे निकालते हैं, ताड़ 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 गोली मार के चले जाते हैं। लल्लन सिंह मोदी सरकार के मंत्री जी कहते हैं, अरे इसमें क्या नया बात है, लड़ाई होती रहती है, मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनको मामूली विवाद लग रहा है। और इन्हीं लल्लन सिंह की एक पार्टी चर्चा में है। 2 साल पहले सावन में राहुल गांधी और लालू यादव ने मटन खाया था, तो बीजेपी ने आसमान सिर पे कर लिया। सावन के महीने में मटन। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात के खिलाफ हूं कि कोई क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसका निजी विषय है। मेरे तो सारे मित्र सावन के महीने में चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। जो नॉनवेज खाता है वो खाते ही खाता है, क्या फर्क पड़ रहा किसी पे। देखिए, कुछ ठेकेदारी ले रखी है बीजेपी ने, लेकिन इन्हीं मोदी सरकार के मंत्री जी ललन सिंह आज मटन पार्टी देते हुए नजर आए, तो सबकी जबान बंद हो गई। बिहार के जो हाल चल रहे हैं उसने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट में धांधली, एक तरफ हत्याओं की लाइन। हो क्या रहा? क्या जंगल राज है? और चुनाव आयुक्त वो तो गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठ गए, उन्हें कोई बोलना नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है। अभय दुबे जी से बहुत सारी शानदार बातें मैंने इसी तरह करी हैं। आज की बातचीत बहुत खास है, पूरा सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। सुशासन बाबू के बिहार में सुशासन की गंगा बह रही है। रोज ताबड़तोड़ हत्याओं से पूरा बिहार दहल गया है। लोग भयभीत हो गए, हो क्या रहा है। अस्पताल में 5-6 लोग घुसते हैं, आराम से तमंचा रिवॉल्वर निकालते हैं और हत्या कर देते हैं चंदन मिश्रा नाम के एक अपराधी। ललन सिंह मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसमें नया कहा है, मैं और आप बैठे हो, आप मेरी हत्या कर दो, इसमें नई बात क्या। मतलब लल्लन सिंह की भाव भंगमा पर ये चेहरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बिहार में ये जो रोज हत्याएं हो रही हैं वो कितना असर डाल रही है। चुनाव पास में आया है तो क्या नेता संवेदनहीन हो जाते हैं, उनकी संवेदनाएं मर जाती हैं, इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अरे इसमें क्या नया है, हत्या हो रही है, होने दीजिए। बिहार में ये हो क्यों रहा है, आपको क्या लगता है? सीधे सीधे गवर्नेंस का मसला है, गवर्नेंस का फेल्योर है पूरी तरीके से। जिनको सुशासन बाबू कभी कहा जाता था वो अब कुशासन बाबू में बदल चुके हैं। दरअसल उनके हाथ में कुछ है नहीं, उनके हाथ में कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य तौर पर बिहार का शासन चला रही है। नीतीश कुमार के हाथ में बिहार के शासन की बागडोर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी राज्यों के स्तर पर मैंने कहीं भी उसकी सरकार को सुशासन करते हुए नहीं देखा है। एक जमाना था जबकि भाजपा के बारे में माना जाता था कि उसकी सरकारें थोड़ा गवर्नेंस बेहतर देती हैं, लेकिन वो जमाना गए हुए कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। अब इसके बाद तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों का और भाजपा की राज्य सरकारों का प्रदर्शन तो बहुत ही बुरा रहा है। आप पिछले 20 साल से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी बिहार में चल रही है। और बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार आज भी सबसे ज्यादा अनपढ़ राज्य है देश का। बिहार में उद्योग बिल्कुल नहीं है, बिहार में बेरोजगारी की जबरदस्त मार है। बिहार का आदमी देश के बाहर बड़े पैमाने पर नौकरियां करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जा रहा है, कहीं खेतों में काम कर रहा है, कहीं सफाई कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है निचले स्तर की। ये स्थिति है बिहार की। 20 वर्ष से ज्यादा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को बिहार पर हुकूमत करते, नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार पर हुकूमत करते हुए। नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के उप मुख्यमंत्री होते हैं, और वो लगातार नरेंद्र मोदी बिहार में आके वायदे करते रहते हैं कि इतना पैसा दे दूं, आपको याद है वो भाषण उनका, इतना रुपया दे दूं, इतना ये कर दूं, ये सब इस तरह के वायदे करते रहते हैं। नए करते 2,000 4,000 बताओ, हाँ 10,000। हाँ। ऐसा लग रहा था कि खैरात बांट रहे हो, मतलब वही खैरात खैरात बांट रहे प्रधानमंत्री हैं। खैरात तो बांट रहे हाँ, हैं। ये स्थिति है। अच्छा, ये लालू यादव पे आरोप लगाते थे कि भाई ये इनका शासन था तो ये जंगल राज चल रहा था यहाँ पे। अब इनकी स्थिति क्या है? अब दरअसल उस जंगल राज की परिभाषा पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब नीतीश कुमार के राज को जंगल राज कहा जा रहा है। लालू यादव का राज जो था वो तो बहुत मुद्दतें गुजर गई उसको। वो तो बीच में 1-1.5-2 साल के लिए आया था, 2 बार आया, उसके बाद चला गया क्योंकि गठजोड़ टूट गया। सारा कुछ तो अभी नहीं कि ठीकरे फूटना है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। और जब कोई राज्य प्रशासन का कोई कारकुन, खासतौर से राजनीतिक कारकुन, ये कहने लगे कि क्या फर्क पड़ता है, इस तरह तो कोई किसी का मर्डर कर सकता है,
जब इस तरह की बातें की जाने लगे हैं तो आप समझ लीजिए कि शासन करने वालों में काफी निष्ठुरता पैदा हो गई है, कैलेसनेस पैदा हो गई है। अंग्रेजी के अंदर बड़ा शब्द है अच्छा, कैलेसनेस, हिंदी में उसको निष्ठुरता कहते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है। और देखिए, कानून और व्यवस्था का मसला एक ऐसा मसला है, इससे सरकार की बड़ी बदनामी होती है। और चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव बमुश्किल तमाम 3 महीने दूर रह गया है, उस वक्त इस प्रकार की घटनाएं होना, लगातार होना, बेरोक टोक होना, और जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना, ये बताता है कि बिहार में एनडीए की सत्ता में लौटने की दावेदारी किस हालत में है। बिल्कुल ठीक बात है। ये लगातार एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं। दूसरी बात, मुझे आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले लालू यादव और राहुल गांधी की मटन पार्टी को लेकर बड़ा आलोचना हुई थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा देखो सावन के महीने में मटन खा रहे हैं। हालांकि मोदी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का सहमत हूं कि कोई क्या खाएगा क्या पिएगा ये उसका निजी मामला है। इसमें किसी सरकारों को या नैतिकता के ठेकेदारों को बोलने का हक नहीं होता है। लेकिन जो बीजेपी एक बात कह रही थी, आज लल्लन सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो मटन पार्टी कर रहे हैं। तो अब जब वो मोदी सरकार के मंत्री सावन के महीने में मटन पार्टी कर रहे हैं और एक टाइम में इस तरह की बातें कर रही आ रही थी कि साहब सावन के महीने में मटन और चिकन और नॉनवेज खा रहे हैं तो बड़े भारी गुनाह कर रहे हैं। तो अब लल्लन सिंह जो हैं वो जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि अपराधी है, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी मटन पार्टी हो रही है। ये सब क्या संकेत है? मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो विशेषता है कि वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स पे काम करती है। उसकी कसौटियां हमेशा दोहरी होती हैं। उसके अपने लिए कोई और कसौटी होती है और विपक्ष के लिए वो कोई और कसौटी करती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि विपक्ष से इस्तीफे मांगते हैं ये लोग। जब विपक्ष सत्ता में होता है तो इस्तीफे मांगते हैं। जब इनके लोगों पे आरोप लगता, कहते हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। और इस बात को पूरे गर्व के साथ कहते हैं। मतलब इस बात को कहने में उनको कोई संकोच नहीं है। इन लोगों का मानना यह है कि हम तो राजनीति में जो सांप्रदायिक नैरेटिव है वो चला के जीत जाएंगे चुनाव। उसका इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमने राजनीतिक नैतिकता का पालन किया है नहीं किया है, हमने दूसरे को जो उपदेश दिया था वो अपने ऊपर लागू किया है या नहीं किया है, इस बात का क्या फर्क पड़ता है। तो इस चीज का इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता। अभी देखिए, वहां पर वोटर लिस्टों के लिए एक स्पेशल विशेष सघन पुनरीक्षण चल रहा है। उस सवाल में जो कुछ हो रहा है बिहार के अंदर वो बहुत अभूतपूर्व है अपने आप में। आज मैंने एक मोटा हिसाब लगाया तो मुझे पता चला कि 1 अगस्त से 25 सितंबर तक जब ये सघन पुनरीक्षण दूसरे स्टेज में पहुंचेगा, 25 जुलाई तक जितने फार्म जमा होने हैं उतने फार्म जमा हो जाएंगे। इनका मानना है कि 88% तो जमा हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी भी जमा हो जाएंगे। ये मान को अभी हफ्ता 10 दिन, हफ्ता आज कितनी 17 तारीख है, हफ्ता भर है करीब। तो 25 तारीख तक सारे फॉर्म आ जाएंगे। तब क्या होगा? तब बीएलओ से हटकर पूरी प्रक्रिया ईआरओ के हाथ में पहुंच जाएगी। अच्छा, अब आप नेट पे टाइप कीजिए कि बिहार में एसआईआर में कितने ईआरओ हैं, तो पता चलता है कुल 239 ईआरओ हैं बिहार में नियुक्त हैं। करीब 600-700 असिस्टेंट ईआरओ हैं। लेकिन फैसला देने का अधिकार किसको है? ईआरओ को है। वोटर कितने हैं बिहार में? वोटर हैं करीब 7 करोड़ 89 लाख। 7 करोड़ 89 लाख फार्म आएंगे। 239 ईआरओ उन फॉर्म्स को चेक करेंगे, दस्तावेज पे नजर डालेंगे, फिर तय करेंगे कि इसके ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया गया है। अगर उन्हें उसके ऊपर उनको लगता है कि आपत्ति और ये सब में कुछ दम है तो वो जांच का आदेश देंगे। अब उसके बाद जांच के लिए मतलब फील्ड इंक्वायरी होगी। क्या ईआरओ के पास ऐसा कौन सा डेटाबेस है जिसके आधार पर वो ये तय करेगा कि उसके अंदर जो आधार कार्ड लगा हुआ है या जन्म प्रमाण पत्र लगा हुआ है या जो कुछ भी लगा हुआ है वो असली है या नहीं है, वो प्रामाणिक है या नहीं, कौन सा डेटाबेस है, वो कौन सी मशीनरी है जो ईआरओ के कहने पर करोड़ों मतदाताओं की जांच करेगी।
सही बात है। कुल मिला के 56 दिन है उनके पास। 31 दिन अगस्त के और 25 दिन सितंबर के, 56 दिन है। 56 दिन में 239 ईआरओ 7,89,00,000 मतदाताओं के फॉर्म्स की जांच करेंगे और ये तय करेंगे कि उनको वोटर रहने का अधिकार है कि नहीं है। यानी एक ईआरओ के पास अगर वो लगातार बिना छुट्टी लिए हुए 56 दिन तक 8 घंटे रोज काम लगातार बिना रुके काम करता रहे, बिना सांस लिए, तो आप सोचिए एक एक ईआरओ के हिस्से में कितना आएगा, 5-5 लाख से ज्यादा फार्म आएंगे। प्रति मिनट उसे 12 से 15 फॉर्म निपटाने पड़ेंगे। तो ये सब कैसे होगा? कौन सा तरीका है? ये हम मान के चल रहे हैं सारे फार्म आ गए हैं, भर गए हैं, सबने दस्तावेज लगा दिए, ये मान के चल रहे हैं, यहां भी घपला होगा बहुत सारा। भाई या तो कहीं कोई ऐसी कोई टीम बैठी हुई है, एक ऐसी टीम बैठी हुई है जिसने सब कुछ पहले से सेट कर लिया है। इतने लोगों के फार्म बिना देखे हुए पास कर दिए जाएंगे, इतने लोगों के फार्म पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा, इतनी जांचों के आदेश हो जाएंगे, और फिर ईआरओ एक मौखिक आदेश स्पीकिंग ऑर्डर देगा। अच्छा, इस बीच में ईआरओ को जो वोटर लिस्टें बनेंगी वो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी दिखानी है, वो क्रॉस चेक भी करेंगे इसी बीच में उसको। अब आप कल्पना कीजिए ये सब कैसे होगा। मुझे तो लगता ये है कि पहले से सब इन लोगों ने सेटिंग कर ली है कि इस तरह के जो लोग होंगे उनके फार्म हम पास कर देंगे बिना किसी झंझट के, और जो ऐसे लोग जो होंगे उनके फार्म्स को हम रोक लेंगे। तो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-10, 12-12, 15-15 हर गांव के स्तर पर 10-10, 12-12, 15 वोट जो हैं वो लोग इधर से उधर कर देंगे। इस तरह हर निर्वाचन क्षेत्र में 8-10 हजार वोटों का हेरफेर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ, काम हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें तेजस्वी ने कहा भी है, अब वो टीम कौन होगी जो ईआरओ की मदद करेगी ये काम करने में? क्या पन्ना प्रमुख होगा? अब पन्ना प्रमुख किस पार्टी का होता है? आरएसएस का, बीजेपी का? बताने की जरूरत तो है नहीं कोई, शब्दावली भी वहीं से आई है। तो ये बड़ा चक्कर है भाई, ये बहुत। देखिए, विपक्ष को दूसरे चरण की अपनी रणनीति ठीक से बनानी पड़ेगी ताकि वो वहां पर कदम कदम पर संघर्ष कर सके। अगर वो नहीं करेगा कदम कदम पर संघर्ष, तो फिर विपक्ष की गोट को इस बार इनकी योजना ये है कि परमानेंटली पीट दिया जाए, हमेशा के लिए खत्म। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। उधर तेजस्वी ने कहा भी कि हमने बिहार में राहुल जी ने मार्च निकाला, इतनी बार आंदोलन किया, इतनी शिकायतें हुई, लेकिन अभी तक मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बिहार के मुद्दे पे बताना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कि भाई ये गलत है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसका खंडन कर दे रहा है चुनाव, ट्वीट एक्स खेल रहा है। ज्ञानेश गुप्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि भाई ये जो आरोप लग रहे हैं, जो चीजें हैं, ये सही हैं, गलत हैं, क्या स्पष्टीकरण है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी से प्रभावित है कि 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो अब ज्ञानेश गुप्ता भी, मुख्य चुनाव आयुक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक नया तथ्य देता हूं। देखिए, तो अभी यशवंत देशमुख की संस्था है सी वोटर, जो लगातार ट्रैकर चलाती रहती है और बीच बीच में विशेष किस्म के मुद्दों के ऊपर सर्वे भी करती है, स्नैप पोल भी करती है। तो उसने बिहार के मतदाताओं से पूछा कि भाई ये जो सघन पुनरीक्षण वोटर लिस्टों का हो रहा है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? तो मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, मोटे तौर पर 56% से ज्यादा लोगों ने कहा कि ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। यानी बिहार में आम राय भी इसी तरह की बन रही है लोगों की। अच्छा, जमीन पे इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में सभी लोगों को शंका है। कुछ लोग बोल रहे हैं, विपक्ष जोर जोर से बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है। जो भाजपा के साथ लोग हैं उनको उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर आपत्तियां अपनी दर्ज कर दी हैं। उधर तेलुगु देशम ने अपनी आपत्ति, तेलुगु देशम ने जो चुनाव आयोग को जो ज्ञापन दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञापन है। उस ज्ञापन को हम लोगों को न केवल पढ़ना चाहिए, बल्कि उस ज्ञापन को न केवल हम लोगों को पढ़ना चाहिए, बल्कि उसको बाकायदा 4 PM पर दिखाया जाना चाहिए ज्ञापन को।
जो तेलुगु देशम का ज्ञापन है कहीं से प्राप्त करके मैं भी कोशिश करूंगा कि मिल लेकिन जाए वो हम लोगों को। चंद्रबाबू नायडू तो पलट गए, उन्होंने कहा कि हमें बिहार से कोई मतलब नहीं है, हमें तो नहीं 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 आंध्र नहीं, की वो इन लोगों का कहने का तरीका है। उसने कहा कि उन्होंने कहा भाई हम तो आंध्र प्रदेश के नेता हैं, हमारा ज्ञापन आंध्र प्रदेश के संदर्भ में है, बिहार में जो हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना इन बातों से। ज्ञापन तो उन्होंने जो दिए ही बात उठाई है वो तो सघन पुनरीक्षण के ऊपर सवाल उठाया है उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। उनका सवाल तो ये है कि सघन पुनरीक्षण आपका क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन है उनका। वो बिहार के संदर्भ में, वो आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि चुनाव आयुक्त के मुताबिक बिहार में होने के बाद में बिहार के ही मॉडल पर वो कह रहे हैं, बिहार का ही मॉडल है, बिहार के ही मॉडल पे सारे देश में होगा, तमिलनाडु में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, सब जगह होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कोई है। बच नहीं पाएगा। तो वो उसमें जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन आपत्तियों को 4 PM के दर्शकों के सामने लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। उधर नीतीश कुमार पर देखिए, चुनाव में 2-3 महीने रह गए हैं, तो नीतीश कुमार आरबीआई से 16,000 करोड़ के कर्ज की बात कह रहे हैं और लाइट की बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात कह रहे हैं। इलेक्शन सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, तो कौन नहीं जानता कि अब ये क्या खेल हो रहा है। तो जाहिर है कि अब ये जो बातें हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, इन बातों का पब्लिक पे क्या असर जाएगा कि आप 16,000 करोड़ कर्जा मांग रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। देखिए, जिस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, उसके नेता जब इस प्रकार के टुकड़े फेंकते हैं कि हम आपको ये नौकरी दे देंगे, हम आपको बिजली में ये कर देंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। और 16,000 करोड़ रुपए इनको कैसे मिलेंगे केंद्र सरकार से? तो इसके पीछे यहाँ तो यह है कि नीतीश कुमार जो है वो तो सीन से ही गायब हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार जब कोई नेता निजी तौर पर सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाता है और लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, उसको नुकसान होता है। आपको ध्यान होगा बीजू जनता दल में नवीन बाबू का भी यही हो गया था, तो उनको जो उड़ीसा में नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान नीतीश कुमार को भी हो सकता है, उसका भी अंदेशा है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमसे बात की। थैंक यू। तो नहीं, आपने पूरी बात अभय दुबे जी की, बिहार के ऊपर जो तंज किए हैं, बिहार के ऊपर जो बातें की हैं, वो यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।